हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइए फटाफट से। कैसे हैं आप लोग? आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में। और आज पहला दिन है, पहली क्लास है। जो दोस्तों, मेरा नाम विवेक यादव है और आपको मैं आज ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिनकी संख्या है लगभग 45 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस को समझना है अच्छे तरीके से, और मजे की बात ये स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस यहां आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले घबराना नहीं है ना, हिम्मत से काम लेना है। ओके, चलो बिना किसी देरी के हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, क्वेश्चंस पर ही आ जाते हैं सीधा सीधा। क्यों टाइम खराब करना, क्यों, क्या कहते हो? चलो, पहला स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और इसके पीछे के एक्सप्लेनेशन पर जाना है। ये मत जाना कि सर क्लास में ऐसा हो गया था, वहां ऐसा हो गया था, ये हो गया वो हो गया। अरे नहीं मेरे दोस्त, पॉजिटिविटी के साथ चीजों को समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च वाष्पीकरण के बावजूद असामान्य रूप से कम लवणता दर्शाता है? ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां कहीं भी रेनफॉल होगी, क्लासेस में पढ़ाया होगा, जहां रेनफॉल होगी ज्यादा, वहां पर सैलिनिटी की अगर मैं आपसे बात करूंगा, लवणता की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो लवणता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। प्लस मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जहां फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर नदियों वाला जो होगा, फ्रेश वाटर ज्यादा होगा, सैलिनिटी वहां होगी कैसी? कम। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें, जहां इवेपोरेशन तो ज्यादा है, बट इवेपोरेशन के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो तब भी वहां पर जो सैलिनिटी है वो कम देखने को मिलती है। अरेबियन सी, रेड सी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन या फिर बंगाल की खाड़ी। आप सभी को अच्छे से पता है, बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो यहां वर्षा भी ज्यादा होती है, यहां नदियां अपना शुद्ध जल भी बहुत ज्यादा लेकर के आती हैं। तो यही कारण है कि अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में जो लवणता है वो कम देखने को मिलती है। और ये बात मैंने ऐसे भी आप लोगों को पढ़ाई होगी, अगर नहीं पढ़ाई तो आगे आपकी क्लास में जब चैप्टर चलेगा तब पढ़ाएंगे कि क्या कारण है गुजरात में नमक का उत्पादन ज्यादा होता है, जबकि बंगाल की खाड़ी में देखेंगे अगर हम तो नमक का उत्पादन कम होता है। तो इसके पीछे कारण भी यही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो लवणता होती है वो होती है कम, और अरब सागर में जो लवणता होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। ओके, चलिए एक और पॉइंट पे आ जाते हैं। अब एक सेकंड, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। महासागर की लवणता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जरूर करेंगे। पहला स्टेटमेंट है गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जमने के कारण लवणता सबसे ज्यादा होती है। और तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि बंद समुद्रों में खुले समुद्रों की तुलना में अधिक लवणता होती है। देखो दोस्तों, अगर मेरी बात को गौर से सुनोगे आप, तो इसमें कह रहा है पहले स्टेटमेंट में किन में से कौन सा लवणता के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। गहराई के साथ लवणता बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट होती है। तो पहला वाला गलत हो गया। ध्रुवीय क्षेत्रों में जमने के कारण, यानी जब बर्फ जम जाएगी तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अरे कैसे बढ़ जाएगी? जब बर्फ जम रही है तो वो तो जो सॉल्ट है उसको बाउंड करने का काम कर रही है ना। जब उसको बाउंड कर लेगी सॉल्ट को, तो जो सैलिनिटी होगी ना वो बढ़ेगी नहीं, सैलिनिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो ये करेक्ट आंसर, इस ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है बंद समुद्रों में खुले समुद्रों की तुलना में अधिक लवणता होती है। यह बात बिल्कुल सच है, ध्यान से सुनना। बंद समुद्र जो होगा ना, वहां पर क्या होगा, बहुत सारा सॉल्ट इकट्ठा हो रहा होगा, है ना। तो वहां सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेड सी, मृत सागर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अरल सी। यहां पर सैलिनिटी जो होगी ना
वो देखने को मिलेगी आपको कैसी, ज्यादा। सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में सबसे कम औसत लवणता है? सबसे कम औसत लवणता कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी या बाल्टिक सी? करेक्ट आंसर बाल्टिक सी हो जाएगा इसमें। यहां सबसे कम सैलिनिटी देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च लवणता में कौन सा संयोजन सबसे अधिक योगदान देता है? यह कह रहा है आपसे कि जो ट्रॉपिकल जोन होता है, जो सब ट्रॉपिकल जोन होता है, वहां पर जो सैलिनिटी ज्यादा होती है उसमें कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है? पहले स्टेटमेंट में कह रहा है यहां पर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई रेनफॉल होती है। सोच समझकर बताना। यहां पर कह रहा है कि लो टेम्परेचर, हाई एवेपोरेशन, लो रेनफॉल होती है ना। नेक्स्ट कह रहा है हाई एवेपोरेशन, लो रेनफॉल एंड प्रीवेलिंग एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। लास्ट कह रहा है रिवर इनफ्लो, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात समझा रखी है कि जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां लवणता कैसी होगी, कम हो जाएगी। और यहां लवणता कैसी बता रहा है, ज्यादा बता रहा है। तो हाई रेनफॉल वाला पॉइंट तो पॉसिबल है ही नहीं है, तो ये भी कट हो गया, है ना। इस वाले में रेनफॉल दे नहीं रखा, ये भी कट कर लो आप। लो रेनफॉल वाले ये दोनों हैं। अब यहां पे आपको एक चीज देखना होगा कि इस वाले में कह रहा है कि यहां लो टेम्परेचर होता है ना जी ना, हाई टेम्परेचर होना चाहिए तब हाई एवेपोरेशन होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। ओके, चलिए जी। एलोक्लाइन और पिक्नोक्लाइन के बीच अंतर को सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। कुछ ना स्पेसिफिक लाइंस होती हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ध्यान से सुनना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आइसोबार होती है ना, आइसोसेस्मिक लाइन होती है। ऐसे ही यहां पर दो लाइन के नाम दे रखे हैं, एक का नाम है हेलोक्लाइन और दूसरी का नाम है पिक्नोक्लाइन। तो इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। हेलोक्लाइन जो है ना वो सैलिनिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करती है, सैलिनिटी वाले, सेम सैलिनिटी वाले पॉइंट को मिलाने का काम करती है। वहीं अगर मैं पिक्नोक्लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो ये सेम डेंसिटी वाले प्लेस को मिलाने का काम करती है। यानी कि हेलोक्लाइन का रिलेशन सैलिनिटी से है, जबकि पिक्नोक्लाइन का जो रिलेशन है वो किससे है? डेंसिटी से है। ओके, चलिए जी। अच्छा ये बताओ क्वेश्चंस का लेवल कैसा है? बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन उच्च लवणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हाई सैलिनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च लवणता का प्रत्यक्ष प्रभाव होगा? पहला है इंक्रीज इन सी लेवल, कि अगर ऐसा है कि अगर सैलिनिटी बढ़ेगी तो जो सी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। दूसरा है इंक्रीज डेंसिटी ऑफ वाटर, कि अगर लवणता बढ़ेगी तो पानी का घनत्व तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डिक्रीज इन एवेपोरेशन, डिक्रीज हो जाएगा एवेपोरेशन में। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ गायर, यानी गायर का निर्माण होगा। सर बी पॉइंट करेक्ट है। यह पॉइंट आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना। यह पॉइंट आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, एक सेकेंड। आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि जो डेड सी है ना, उसमें कोई डेड सी में कोई व्यक्ति आसानी से डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से जो डेड सी है ना उसकी डेंसिटी कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है ना। चलिए जी। कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? इनमें से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायरेक्टली मैच नहीं करता है। रेड सी में हाई सैलिनिटी है, बिल्कुल सही बात है। मेडिटेरेनियन सी में हाई सैलिनिटी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि घिरे हुए हैं किससे? स्थल से घिरे हुए हैं। आर्कटिक ओशियन में हाई सैलिनिटी? ना जी ना, आर्कटिक ओशियन में बर्फ है, तो बर्फ तो उस सॉल्ट को बांध के रखेगी, फैलाएगी थोड़ी। तो वहां पर सैलिनिटी कैसी होगी?
हाई होगी। आगे बात समझ में? सैलिनिटी कैसी होगी? वहां पर हाई नहीं होगी, सैलिनिटी वहां लो होगी, यहां हाई दे रखी है। मध्य अक्षांश महासागरों में गर्म और ठंडी धाराओं के अभिसरण से आमतौर पर निम्न होता है। यह कह रहा है कि जहां ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती है वहां पर होगा क्या? दोस्तों, जहां ठंडी और गर्म जलधारा जब आपस में मिलती है तो ऐसी स्थिति में वहां होता यह है, ठंडा पानी और गर्म पानी जहां मिलता है वहां बहुत सारा फॉग हो जाता है। उस फॉग को सनरेज आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती है, तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना वो झुलसते नहीं है। और जब छोटे छोटे जीव झुलसते नहीं है तो वो आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। उनको खाने के लिए मछलियां आती है वहां पर। तो इस तरीके से एक ऐसा क्षेत्र तैयार होता है जहां पर मछलियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और जहां पर जैव विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहां पर समृद्ध समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। अल्नीनो शब्द का अर्थ है, अल्नीनो शब्द जो है बेसिकली एक ओशियन करंट है। मैंने आपको पढ़ाया है अल्नीनो के बारे में। क्या नाम है? अल्नीनो क्या है? ये कह रहा है अ कोल्ड वाटर अपवेलिंग नियर चिली। जो अल्नीनो है वो चिली के पास ठंडे पानी की अपवेलिंग है। वार्म ओशियन करंट रिप्लेसिंग कोल्ड हम्बोल्ट करंट, उल्टा दे रखा है। स्ट्रेटनिंग ऑफ वॉल्कर सर्कुलेशन, वॉल्कर परिसंचरण का शुद्धिकरण है। प्रशांत महासागर में नियमित मॉनसून पैटर्न है। 9वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। दरअसल में क्या है ना दोस्तों, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो है ठंडी जलधारा। यह है ठंडी जलधारा। अल्लीनो जब इसके पास में बन जाता है तो अल्लीनो कैसी है? ये एक गर्म जलधारा बनती है और इसकी वजह से भारत में सूखा पड़ता है। ठीक है ना? इसकी वजह से हमारे भारत में सूखा पड़ता है। जबकि अगर मैं बात करूंगा आपसे चिली और पेरू में तो वहां पर वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय मानसून को सीधे प्रभावित करती है? कौन सी धारा ऐसी है जो भारतीय मानसून को सीधे तौर पर प्रभावित करती है? एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को रिपीट कर दो सर। देख भाई, ये आई ठंडी धारा, इधर से आई गर्म धारा, दोनों आपस में जब टकराती है ना तो यहां पर ये क्या हो गया? ये बन गया फॉग। ये यहां पर बहुत सारा कोहरा हो गया। ले हिंदी में लिख देता हूं। तो सूर्य की किरणें इसको आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती, कम क्रॉस करती है ऐसे मान लो। तो इसके नीचे यहां पर बहुत सारे जीव जो हैं छोटे छोटे वो झुलसते नहीं हैं। तो जीवों में विविधता पाई जाएगी। जब जीवों में विविधता पाई जाएगी तो इसी को क्या कहा जाएगा? समुद्री जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, चलिए जी, मैं आप लोगों को बता दूं ये केवल और केवल अभी हमारी प्रैक्टिस क्लास है, थ्योरी की क्लास नहीं है। थ्योरी तो आपको बैच में कराई जाएगी। ठीक है, थ्योरी आपके बैच में कराई जाएगी, केवल और केवल प्रैक्टिस की क्लास है जो डेली चलेगी। ओके, जिन बैचों में अभी ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं हुई है बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, परेशान ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय मानसून को सीधे प्रभावित करती है? भारतीय मानसून को जो जलधारा प्रभावित करती है वो कौन सी जलधारा हो सकती है? पहला है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट प्रभावित कर सकता है ना? दूसरा है ओयोशियो करंट है, तीसरा है सोमाली करंट है, या फिर केनारी करंट है। दोस्तों, सोमाली की करंट जो है ये बनती है इंडियन ओशियन में और ये भारतीय मानसून जो है ये भारतीय मानसून को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। विच इज नॉट अ वेस्टर्न बाउंड्री करंट, इनमें से कौन सी पश्चिमी सीमा धारा नहीं है? पहला ऑप्शन है अगुलहास, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील की करंट, तीसरा है कैलिफोर्निया करंट और चौथा है क्यूरोशियो करंट। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी जलधारा है जो कि पश्चिमी सीमा की जलधारा नहीं है। अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूंगा, कैलिफोर्निया करंट की, तो यह करंट ऐसी है जो कि पश्चिमी सीमा जलधारा नहीं है। बाकी की बाकी मतलब ये पूर्वी सीमा जलधारा है, बाकी की सभी ऐसी जलधाराएं जो कि बनती है कहां? देखो, अगुलहास करंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनती है पश्चिमी हिंद महासागर में। ब्राजील की करंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनती है दक्षिण
अटलांटिक महासागर में और पश्चिम दिशा में। क्यूरोशियो की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनती है पश्चिमी पश्चिमी और उत्तर प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया की जलधारा बनती है पूर्वी भाग में, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी पवन प्रवाह सतही धाराओं में अद्वितीय है क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज यूनिक एमंग सरफेस करंट बिकॉज। पहले में कह रहा है क्यों यूनिक है ये, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है यह आर्कटिक महासागर में बहती है, यह पृथ्वी को पूरी तरह से घेरने वाली एकमात्र धारा है, कोरियलिस बल के विरुद्ध बहती है, हिंद महासागर में उत्पन्न होती है। दोस्तों अगर इस वाले प्रश्न की अगर मैं आपसे बात करूंगा ना तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दरअसल में ये है क्या, अगर मैं बात करूंगा इसमें तो ये विंड के ड्रिफ्ट की वजह से उत्पन्न होने वाला एक जल का प्रवाह है जो खास करके देखने को मिलता है हमें पूरे के पूरे अर्थ सरफेस पर। उपर्युक्त में से कौन सी ठंडी जलधारा है? देखो जलधारा अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि जो महासागरी जल होता है ना, महासागरी जल का निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ जो प्रवाह होता है उस प्रवाह को क्या कहा जाता है? उस प्रवाह को कहा जाता है जलधारा। अब याद रखना यहां डायरेक्शन और वेलोसिटी फिक्स होती है तब इसको प्रवाह कहा जाएगा। अगर डायरेक्शन और वेलोसिटी फिक्स नहीं है तो तब ऐसी स्थिति में इसको क्या नाम है, अगर डायरेक्शन और वेलोसिटी फिक्स है तो इसको जलधारा कहा जाएगा। अगर डायरेक्शन और वेलोसिटी फिक्स नहीं है तब इसको ड्रिफ्ट या प्रवाह कहा जाता है। दो तरीके की जलधाराएं होती है, एक ठंडी और गर्म। तो यहां पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उपर्युक्त में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं, है ना, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। ओके देखो ध्यान से, कैलिफोर्निया की जलधारा की अगर मैं बात करूंगा कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, ठीक है ना। और लेब्राडोर की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी कोल्ड है। तो ये हो जाएगा बी 1, 3, 4। ठीक है, 13वें का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। एकमान स्पाइरल इज रिलेटेड टू, एकमान स्पाइरल जो है वो किससे संबंधित है? एकमान स्पाइरल लॉ के बारे में बात कर रहा है कि ये किससे संबंधित है। देखो एकमान स्पाइरल लॉ जो है वो इस बात को कहता है कि अगर ये दिशा है किसकी, ये दिशा हो गई सर, अगर हम देखेंगे एक्चुअल में ये डायरेक्शन ऑफ विंड है तो वाटर की डायरेक्शन ये होगी। वाटर कभी भी विंड के डायरेक्शन में नहीं बहता। ये बात किसने बताई थी? एकमान ने बताई थी। तो ध्यान से सुनना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि गहराई के साथ महासागरी धारा की दिशा क्या होगी, इस बात को हमें बताता है एकमान लॉ। बिल्कुल वैसे ही जैसे पवनों की दिशा क्या होगी ये बताता है हमें कोरियलिस फोर्स और फेरल का नियम बताते हैं, वैसे ही पानी की अगर हम बात करेंगे तो पानी में दिशा क्या होगी इसे बताता है एकमान का लॉ। अगुलहास लीकेज अफेक्ट, अगुलहास रिसाव निम्नलिखित को प्रभावित करता है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को, एनसो को, टाइडल फोर्स को, या फिर नॉर्थ सी सैलिनिटी को प्रभावित करता है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है? थर्मो का मतलब टेम्परेचर हो गया, हेलाइन का मतलब होता है सैलिनिटी से, यानी कि तापमान और लवणता की वजह से जो जल का संचरण उत्पन्न होता है उसको प्रभावित करता है कौन? आपका आंसर होगा अगुलहास लीकेज या अगुलहास करेंट भी कह सकते हो आप इसको। अगुलहास की जो जलधारा इस प्रवाह को ये प्रभावित करती है। उत्तरी अटलांटिक गहरे पानी का निर्माण निम्न कारण से होता है? एजोर्स के पास अपवेलिंग होना, आर्कटिक में हिमखंड पिघलना, उत्तरी अटलांटिक में उच्च लवणता और ठंडा तापमान, प्रमुख यूरोपीय नदियों से निर्वहन होना। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूंगा तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहां पर यह कह रहा है कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गहरा पानी जो मूव करता है ना वो उच्च लवणता की वजह से मूव करता है। इसके पीछे कारण क्या है? उच्च लवणता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य हिंद महासागर के पास में नहीं है? पहला ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, टॉरिस स्ट्रेट, है ना, बास स्ट्रेट। 17 का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। बास स्ट्रेट कहां पड़ता है? तो यह पड़ता है साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है और ये सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आइलैंड को। होर्मुज इज वाइटल फॉर, होर्मुज जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, देखो ध्यान से। होर्मुज जलडमरू मध्य निम्न के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब किसको किससे कनेक्ट करता है या फिर क्या है? होर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो पैसिफिक ओशियन ऑयल रूट है ये, आर्कटिक ट्रेड है ये, पर्शियन गल्फ एक्सपोर्ट है ये, या फिर मेडिटेरेनियन गैस सप्लाईज है। 18वें का बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए फटाफट से। अबे यार, एक तो तुम लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जिन बच्चों का हो गया अब उनको भी क्लास नहीं कराने दोगे तुम, है ना। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, होर्मुज जल डमरू मध्य की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये कनेक्ट करता है किसको किससे? तो तब आपका आंसर होगा ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। निम्नलिखित पर विचार करें। मिनिकॉय, कार निकोबार, नॉर्थ सेंटिनल, रामेश्वरम। इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले जो आएगा ना वो आएगा नॉर्थ सेंटिनल, फिर आएगा रामेश्वरम, फिर आएगा मिनिकॉय, फिर आएगा कार निकोबार। अब देखो कौन सा सही है। ए करेक्ट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत प्रणाली का विस्तार है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये किस पर्वत प्रणाली का विस्तार है? अंडमान और निकोबार हिमालय का है, अराकान योमा का है, पश्चिमी घाट का है, या फिर अन्नामलाई पहाड़ियों का है ना। देखो ध्यान से, करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो सी हो जाएगा, सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अराकोन्यामा माउंटेन जो है ये दरअसल में कहां पड़ता है? ये पड़ता है सर म्यांमार में। तो इसी का विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार। आगे बात समझ में। और ये बना कैसे है? तो तब आपका आंसर होगा, इसके बनने के पीछे कारण है जब इंडियन प्लेट टकराई किसके साथ, तो तब आपका आंसर होगा जब इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ था किस प्लेट के साथ? बर्मी प्लेट के साथ कोलिजन हुआ था। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किससे अलग करता है, बताइए जल्दी से। दोस्तों देखो, एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल, एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल, एक चैनल है जिसका नाम है इंडिया के रेस्पेक्ट में ग्रेट चैनल। देखो ध्यान से,
अगर मैं 8 डिग्री चैनल की बात करूंगा ना, तो 8 डिग्री चैनल लोकेटेड है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री चैनल लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान, या फिर सीधा सीधा कह लो कि ये लोकेटेड है अंडमान और निकोबार के बीच में है। कोको चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को किससे, तो तब आपका आंसर होगा म्यांमार से। और ग्रेट चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को किससे, तो तब आपका आंसर होगा इंडोनेशिया से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चंस ठीक है, प्रैक्टिस ठीक करवा रहे हैं, कोई सिगवा गिला तो नहीं है? हो तो बता दो। डियागो गोर्सिया एक रणनीतिक द्वीप कहां स्थित है? डियागो गोर्सिया की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, मालदीव तो आप लोगों ने सुना ही होगा। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको आती है उसी की प्रैक्टिस करवाना, ये तो बेवकूफी होती है। मेरा ऐसा अपना मानना है, कौन कैसे क्या करवा रहा है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो चीज आपको आती है उसी की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो जीएस में थोड़ा सा अलग हटके भी होना चाहिए। भाई आपको पता है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसी पे अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो बताओ वो प्रैक्टिस हुई या टाइम खराब करना हुआ? आप खुद बताओ। भाई वो तो आप सीख गए। मेरा प्रैक्टिस का मानना यह है कि कुछ ऐसा करवाया जाए जिससे कि आपको यह पता चल पाए कि गंगा नदी से रिलेटेड कुछ नया पॉइंट आया क्या, या गंगा रिवर से रिलेटेड कोई न्यू न्यू रिसर्च है, या कुछ ऐसा भी है कि जहां से हम क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते। वो उठाना वो तो प्रैक्टिस है, क्योंकि नया सीखने को मिल रहा है। अब मैं वो पूछूं आपसे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, अरे बच्चे बच्चे को पता है सर कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो वो क्या प्रैक्टिस हुई, है ना। मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप बताओ गलत है या सही है। हाँ जी। डियागो गोर्सिया की अगर मैं बात करूंगा तो देखो ध्यान से, मालद्वीप के नीचे की तरफ जाओगे ना तो तब ये आइलैंड पड़ेगा डियागो गोर्सिया। तब कौन सा आइलैंड पड़ेगा? डियागो गोर्सिया आइलैंड पड़ेगा। ठीक है जी। दरअसल में क्या है, यहां ब्रिटेन ने इसको आजाद नहीं किया था, और ब्रिटेन वाले इसको किसे दे गए? यूएसए को दे गए। तो आज भी यहां पर किसकी आर्मी लगी हुई है? यूएसए की आर्मी लगी हुई है। और जब ये कहां पर लोकेटेड है, मैंने कहा मालदीव के जस्ट नीचे लोकेटेड है, तो आप खुद बताओ मालदीव के जब नीचे लोकेटेड है तो कहां होगा? इंडियन ओशियन में होगा। और इंडिया के लिए खतरनाक है ये। क्यों खतरनाक है? जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था 1971 वाला, तो पाकिस्तान से युद्ध के समय क्या किया गया? पाकिस्तान से युद्ध जब चल रहा था हमारा, तो पाकिस्तान के युद्ध के समय यूएसए ने कहा कि हम तो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे जी। तुरंत रशिया कूद आया, उन्होंने कहा जी हम हर तरीके से भारत के साथ हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की। तो यहां पर यूएसए कुछ ना कुछ उथल पुथल करता ही रहता है। क्रा इस्थमस ऑफन प्रपोज्ड फॉर कैनाल कंस्ट्रक्शन लाइज इन, जो क्रा इस्थमस है वो किस किस के बीच में है? दरअसल में ये थाईलैंड का पार्ट है क्रा इस्थमस की अगर हम बात करेंगे तो। और इस्थमस क्या होता है? इस्थमस का मतलब होता है एक नैरो लैंड स्ट्रिप जो सेपरेट करती है, ठीक है ना, ये सॉरी जो एक नैरो लैंड स्ट्रिप जो कनेक्ट करती है दो बड़े बड़े लैंड पोर्शन को। तो ये थाईलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र ज्वालामुखी द्वीप है? कौन सा भारतीय क्षेत्र ज्वालामुखी द्वीप ज्वालामुखी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो ध्यान से, मिनिकॉय है, वेरन आइलैंड है, कदमत है, या फिर नील द्वीप है। अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा यहां पे बैरन आइलैंड की, तो बैरन आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो बैरन आइलैंड जो है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ये है भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप जो है।
मलक्का स्टेट भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्यों? मलक्का स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो मलक्का स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको यह बताना है। पहला स्टेटमेंट होगा, इट कनेक्ट्स द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन। क्या ये आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है? ना, मलक्का नहीं है, फ्राम स्ट्रेट कनेक्ट करता है। इट सेपरेट इंडिया एंड मालदीव्स, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से अलग करती से जोड़ती है, यह करेक्ट है स्टेटमेंट मलक्का स्ट्रेट का। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है ना। आगे कह रहा है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी है? जिब्राल्टर स्ट्रेट है। उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है? आपको बताना है 26वें क्वेश्चन का आंसर, और ये पूछा गया है किस में? ये पूछा गया है स्टेनोग्राफर 2024 में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अरेबियन सी है। कौन सा महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ कौन सा महासागर फैला हुआ है? अंटार्कटिका के चारों तरफ जो महासागर फैला हुआ है वो है सदर्न ओशियन, या इसी को अंटार्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत और आर्कटिक महासागर के बीच जलडमरू मध्य का नाम जो रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट। और दरअसल में ये कनेक्ट करता है बेरिंग सी को किसके साथ? आर्कटिक महासागर के चुक्की सी के साथ ये कनेक्ट करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल का हिस्सा नहीं है? महासागरीय तल का हिस्सा कौन नहीं है? कॉन्टिनेंटल सेफ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, द डीप सी सेफ, डीप सी प्लेन्स। कौन सा विच इज नॉट पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर? ओशियन फ्लोर का कौन पार्ट नहीं है ना? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डीप सी सेफ। थर्मोक्लाइन परत महासागर की कौन सी परत है? थर्मोक्लाइन लेयर जो है एक महासागर के अंदर, ये कौन सी परत होती है? ये सेकंड लेयर होती है। देखो, सबसे ऊपर पानी कैसा है? गर्म है। सबसे नीचे पानी कैसा है? ठंडा है। तो बीच की जो परत होती है ना, ये वाली, ये जो परत होगी, यहां पर दोनों तरह का पानी मिक्स हो रहा होगा। जब दोनों तरह का पानी यहां मिक्स होता है तो इसी को कहा जाता है थर्मोक्लाइन। उन्नीस में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन प्रकाशित किया, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसे बाद में समुद्र तल फैलाव कहा गया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी? सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या है? तो तब आपका आंसर होगा हैरी हेस। हैरी हेस ने सबसे पहले कहा था कि जो महासागरों का तल है उसमें फैलाव हो रहा है, और जब पूछा क्यों हो रहा है तो इन्होंने कहा क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो लगातार मूव कर रहे हैं। 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु पूछ रहा है, कौन सा है? आर्कटिक ओशियन का मेरियाना ट्रेंच है, इंडियन ओशियन का जावा ट्रेंच है। पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक ओशियन का जो मेरियाना ट्रेंच है वो पृथ्वी का सबसे गहरा ट्रेंच माना जाता है। महाद्वीपीय सेफ जो महासागर का सबसे उथला हिस्सा है, उसका औसत ढाल जो है वो 1 डिग्री या इससे भी कम होता है। सीपीओ के एग्जाम में पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा है? देखो, ये एक महासागर हो गया, इसके इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका स्थित है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा? एशिया कॉन्टिनेंट होगा। तो ये वाला महासागर कौन सा होगा? सोच कर देखो आप, 34 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये वाला महासागर प्रशांत महासागर होगा, है ना।
कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? मतलब भूमध्य सागर किसके अंतर्गत आता है? आप सभी को अच्छे से पता है, अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन तक आता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के पानी का ऊपर और नीचे जाने की प्रवृत्ति कितनी होती है? देखो, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सागरीय जल है, जब वो ऊपर उठता है तो उसी को कहा जाता है टाइड। क्या कहा जाता है? उसको टाइड कहा जाता है। और जो टाइड होता है वो एक दिन में कितनी बार आता है? तो आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। टाइड जो होता है वो एक दिन में 2 बार आता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आकार के अनुसार महासागरों का सही क्रम बड़े से छोटा क्या है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अबे बावला हो रखा है ये तो। प्रशांत महासागर ठीक है, अटलांटिक महासागर ठीक है, इंडियन ओशियन ठीक है, ये भी ठीक है, सही है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कौन सा आता है? आर्कटिक। महासागरों में पाए जाने वाले पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत है? जो महासागर होते हैं उसमें पृथ्वी के जल का लगभग 97% जल पाया जाता है, जो कि सलाइन वाटर होता है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी के लगभग 1% के आसपास होती है ना? 1 से 1.5% के आसपास मानते हैं आप, इसको 2 लगा सकते हो, है ना? तो 2% के आसपास क्रस्ट होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? हिंद महासागर की जो औसत लवणता होगी ना, वो होगी 35 पार्ट पर 1000, यानी कि 35 ग्राम प्रति हजार। ग्राम प्रति हजार। ये थे दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन। कल की क्लास में और हम नए 40 क्वेश्चन के साथ आएंगे। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप अगली क्लास में जरूर पूछिएगा। ओके, चलिए जी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।